मेरा नाम कैरल नहीं है। मेरी असली पहचान आप अभी नहीं जानेंगे। मैं बस एक 60 साल की माँ हूँ और जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वह आपकी अपनी फैमिली को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी। 3 दिन पहले मेरे ही बेटे ने, हाँ, मेरे अपने खून ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर मुझे और मेरे पति को खाई से नीचे धक्का दे दिया। हम दोनों करीब 100 फीट नीचे पत्थरों पर गिरे। मेरे सिर से खून बह रहा था। हड्डियां जैसे टूटकर बिखर गई थीं। दर्द इतना था कि सांस लेना भी आग जैसा लग रहा था। और तभी मेरे पति की टूटी सी आवाज मेरे कानों में आई, मरा हुआ बनो, हिलना मत। बिल्कुल भी नहीं। मैंने आंखें बंद कर लीं, सांस को इतना धीमा किया कि कोई देखे तो लगे कि मैं मर चुकी हूं। लेकिन असली डर गिरने में नहीं था। असली डर उस सच में था जो मेरे पति ने वहीं पत्थरों पर पड़े पड़े मुझे बताया। एक ऐसा सच जिसे मेरे बच्चों ने 25 साल से छुपा कर रखा था। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप ऐसी कहानियां सुनते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएं कि आप कहां से सुन रहे हैं। इससे हमारे जैसे बुजुर्गों की कहानियां और लोगों तक पहुंचती हैं। अच्छा, अब वापस कहानी पर आते हैं। मैं और मेरे पति एक साधारण भारतीय मध्यवर्गीय जीवन जीते थे। मैं सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। मेरे पति कारपेंटर थे, लकड़ी से फर्नीचर बनाते थे। हमारे छोटे शहर के हर घर में उनके बनाए दरवाजे और कुर्सियां थीं। सुबह चाय की खुशबू और बच्चों की स्कूल बस की आवाज हमारी दिनचर्या थी। हमारे 2 बेटे थे, बड़ा बेटा मनीष और 5 साल छोटा जुलियान। मनीष हंसमुख था, सबका प्यारा। जुलियान थोड़ा शांत, लेकिन हमें दोनों से बराबर प्यार था। माँ बाप किसी बच्चे को कम ज्यादा नहीं मानते। कम से कम मैंने तो कभी नहीं किया। हमारा घर छोटा था पर प्यार से भरा था। रविवार को पूरा खानदान इकट्ठा होता। भाभियां रसोई में हंसती, बच्चे आंगन में दौड़ते और मेरे पति लकड़ी की नई चौकी बनाते बनाते किसी भतीजे को गोद में उठा लेते। उन दिनों कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतने साल बाद यही परिवार मेरे लिए मौत का जाल बन जाएगा। लेकिन हर कहानी में एक दिन ऐसा आता है जो सब कुछ बदल देता है। 25 साल पहले अक्टूबर की एक रात मेरा बड़ा बेटा मनीष घर वापस नहीं आया। हमने पूरा शहर खंगाल डाला। मंदिर के पास, पेड़ वाले मोड़ पर, पहाड़ी के रास्ते, हर जगह। और सुबह होने से पहले उसका शरीर नदी की खाई के पास मिला। पुलिस ने कहा पैर फिसला होगा और मैंने उस बात को सच मान लिया, क्योंकि माँ के दिल में सबसे बड़ा डर यही होता है कि कहीं उसका बच्चा किसी और के हाथ से ना मरा हो। लेकिन आज खाई में टूटती सांसों के बीच मेरे पति ने पहली बार सच बताया। सच यह था कि मनीष का पैर नहीं फिसला था, उसे धक्का दिया गया था। और जिसने धक्का दिया था वह कोई बाहरी आदमी नहीं था, वह मेरा छोटा बेटा था। मैंने दर्द में आंखें बंद कीं। सांस टूट टूट कर चल रही थी। मेरी बांह पत्थर से टकराकर मुड़ चुकी थी, पर ये चोटें उन चोटों की तुलना में कुछ भी नहीं थीं जो मेरे दिल पर पड़ने वाली थीं। मेरे पति ने कहा, उस रात मैं मनीष का पीछा करते करते खाई तक पहुंचा था। वह जुलियान से झगड़ रहा था, जोर जोर से। मनीष चिल्ला रहा था कि जुलियान घर के पैसे चुराता है, महीनों से चुरा रहा है। उसके पास सबूत थे। वह कह रहा था कि अगली सुबह वह हमें सब सच बताएगा। मेरे पति की आवाज टूट गई और फिर जुलियान ने उसे धक्का दे दिया, सीधा नीचे। मेरी रूह जैसे वहीं जम गई। मैं चाहती थी यह सब झूठ हो, मगर मेरी दुनिया उसी पल टूट गई। यह वही बेटा था जो अब 3 दिन पहले मुझे और मेरे पति को खाई से नीचे धक्का देकर मारना चाहता था। इतनी नफरत, इतनी लालच, इतना अंधेरा उसके अंदर कब पनप गया मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन यह सब अचानक नहीं हुआ। यह धीरे धीरे हमारे घर में ज़हर की तरह फैलता गया। 6 महीने पहले जब हमने अपनी वसीयत अपडेट करने का फैसला किया, तब सबसे पहले जुलियान ने ही कहा था कि वह वकील तक ले जाएगा। वह और उसकी पत्नी लॉरीन बार बार कहते थे, आप दोनों बुजुर्ग हो गए हैं, आपको हमारे भरोसे रहना चाहिए, सब कुछ हमारे नाम कर दीजिए,
हम बाद में बच्चों में बराबर बांट देंगे। तब भी मुझे कुछ अजीब लगा था, पर मैंने इसे शक कहकर टाल दिया। बुजुर्ग अक्सर ज्यादा सोचते हैं, मैंने खुद को यही समझाया, लेकिन धीरे धीरे उनकी असली मंशा सामने आने लगी। वे बार बार कहते, घर बेच दीजिए, बुजुर्गों को छोटे घर में रहना चाहिए, पावर ऑफ अटॉर्नी दे दीजिए, बैंक खाते हमें संभालने दीजिए। भारत में बुजुर्गों के साथ आर्थिक धोखा इतना आम है कि हम अक्सर इसे प्यार वाली सलाह समझकर मान लेते हैं, लेकिन यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। एक दिन मैंने अपने पति से कहा, तुम्हें नहीं लगता कुछ गड़बड़ है? ये इतने उत्सुक क्यों हैं? तभी पहली बार मेरे पति ने वह बर्ताव दिखाया जो आज समझ आता है। वह डर रहा था, उसके मन में पुराने किस्से फिर जागने लगे थे, वह सच जो उसने 25 साल से दबा रखा था। और फिर फोन आया। जुलियान बोला, अगले वीकेंड चलो माँ, पहाड़ों पर पिकनिक करेंगे, आपकी शादी की सालगिरह है, कुछ अच्छा करते हैं। मेरे शरीर में जैसे किसी ने बर्फ भर दी। मेरे पति ने मेरी ओर देखा, दोनों की आंखों में एक ही डर। वे हमें मारने वाले थे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने मनीष को मारा था। उसकी पत्नी लोरीन अगले दिन उत्साह से आई, माँ मैंने स्नैक्स ले लिए, कैमरा भी ले लिया, बहुत सुंदर फोटो आएंगे। हाँ, फोटो तो सुंदर आने वाले थे, हमारी मौत के। उनकी मुस्कानें हमारी मौत की तैयारी थीं। हमने बाहर से वही किया जो हर भारतीय बुजुर्ग माता पिता करते हैं, मुस्कुराए, सिर हिलाया और डर को दिल में बंद किया। हमारी गलती यही थी, हमने अपने बच्चों को अपनी कमजोरी दिखाने ही नहीं दी। हमने हमेशा उन्हें हीरो समझा, असलियत देखने की कोशिश ही नहीं की। और फिर वो दिन आया जब हम पहाड़ की चढ़ाई पर थे। उनके चेहरे पर नकली प्यार और असली नफरत दोनों साफ दिख रहे थे। हर कदम पर वे हमें कमजोर होते देख खुश हो रहे थे। और ठीक उस मोड़ पर जहां नीचे गहरी खाई थी, लोरीन कैमरा उठाकर बोली, बस एक कदम और पीछे हटो माँ, बैकग्राउंड बहुत सुंदर आएगा। वह आखिरी कदम था और फिर हम गिर गए। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं हिली तो मारी जाऊंगी। और तभी जमीन पर पड़े पड़े पति ने मेरे कान में वह राज बताया जिसने मेरी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। यह तो बस शुरुआत है, आगे जो हुआ वह आपके होश उड़ा देगा। और अगले अध्याय में आप जानेंगे कैसे हमने खाई में पड़े पड़े अपनी जान बचाई और कैसे उनके अपने शब्द ही उनके खिलाफ सबूत बन गए। जब हम खाई में गिरे तो कुछ सेकंड के लिए सब कुछ काला हो गया। ऐसा लगा जैसे शरीर मेरा है ही नहीं, बस दर्द, बस अंधेरा, बस टकराने की आवाजें। फिर मुझे ठंडी मिट्टी की नमी महसूस हुई, पत्थरों की खुशबू, खून की गंध, टूटती हुई सांसें और कहीं पास ही मेरे पति की धीमी सी आवाज, मरा हुआ बनो, हिलना मत। मैंने अपनी पलकों को जैसे पत्थर की तरह बंद कर लिया, सांस को इतना हल्का किया कि खुद मुझे भी महसूस नहीं हो रहा था कि मैं सांस ले रही हूं या नहीं। कुछ सेकंड बाद मुझे किसी और की कराहने की आवाज सुनाई दी, मेरी टांग, लोरीन, तुम ठीक हो? ये मेरे छोटे बेटे जुलियान की आवाज थी। मैं अंदर से कांप गई, तो वे दोनों भी गिरे थे। इसका मतलब ऊपर वाला अभी हमें जान देने से पहले एक मौका दे रहा था। लोरीन की कड़कती हुई आवाज आई, मेरी टांग शायद टूट गई है, पर मैं जिंदा हूं। और वो दोनों यानी हम। मैंने सांस रोक ली, थोड़ी देर चुप्पी रही। फिर मैंने महसूस किया कि कोई हमारे करीब रेंग कर आ रहा है। किसी के कपड़ों की घिसटने की आवाज, पत्थर से टकराती कोहनी, फिर जुलियान की आवाज, हो गया काम। दोनों गए, सांस नहीं चल रही, आंखें खुली हैं पर कोई हरकत नहीं। काश वो जान पाता कि उसकी माँ अभी सब सुन रही है। लोरीन ने इतनी ठंडी आवाज में कहा कि आज भी याद आती है तो बदन में झुनझुनी दौड़ जाती है। अच्छा है बस हम जिंदा रहें। उम्र भर उनकी पेंशन के भरोसे जीना पड़ता, उससे अच्छा है यही। उसके लिए हम वो बूढ़े ही थे, माता पिता नहीं। इसी बीच वो दोनों रेंगते हुए दूर जाने लगे। दर्द की वजह से उनकी चाल धीमी थी, लेकिन जुबान उनकी तेज थी। याद है ना क्या बोलना है? लोरीन ने पूछा। हाँ, जुलियान बोला, हम कहेंगे कि पत्थर निकल गया पैरों के नीचे से,
पापा गिरे, उन्हें बचाने के लिए मम्मी आगे बढ़ी, हम मदद करने गए और हम भी गिर गए। बस एक दुखद हादसा नहीं था यह सालों से तैयार की गई साजिश थी। वे दोनों दूर जाते गए। उनकी आवाज़ धीमी होती गई। जब मुझे लगा कि अब वे हमें न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, तब मैंने हल्की सी फुसफुसाहट में अपने पति को बुलाया। सुन रहे हो? उन्होंने भी उतनी ही हल्की आवाज़ में कहा। हाँ, मैं हूँ। बायां पैर शायद टूट गया है। सीने में भी बहुत दर्द है। तुम? मैंने अपने शरीर को भीतर ही भीतर महसूस किया। दाहिना हाथ बिल्कुल सुन्न, कंधे में तेज दर्द, सिर पर चिपचिपा खून। पर मैं जिंदा थी। मैं भी जिंदा हूँ, पर ज्यादा हिल नहीं सकती, मैंने कहा। मोबाइल? मेरे पति ने बड़ी मुश्किल से जेब टटोली। कुछ सेकंड तक सिर्फ कपड़े की सरसराहट सुनाई दी। फिर उनकी राहत भरी आवाज़, मोबाइल है, स्क्रीन टूटी हुई लग रही है, पर शायद चलता हो। उन्होंने धीरे से बटन दबाए। थोड़ी सी रोशनी मेरी बंद पलकों पर पड़ी। मोबाइल ऑन था। सब रिकॉर्ड हुआ। मैंने ऑलमोस्ट रोते हुए पूछा, ऊपर वाली बात, उनकी तुम्हें धक्का देने की बात? मेरे पति ने बहुत धीरे से कहा। हाँ, कार में चढ़ने से पहले से रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी। सिर्फ एक ही दिक्कत है। क्या? यहाँ नीचे नेटवर्क नहीं आ रहा। मैंने एक गहरी दर्द भरी सांस ली। हमारे पास सच था, पर दुनिया तक पहुंचाने का रास्ता नहीं था। फिर भी एक बात साफ थी, हम अकेले नहीं थे। ऊपर किसी पहाड़ी रास्ते पर लोग आएंगे, पुलिस आएगी, रेस्क्यू टीम आएगी, और अगर हम जिंदा बचे तो यह मोबाइल हमारे बेटे और बहू के लिए फांसी की रस्सी से कम नहीं होगा। मैंने आंखें बंद रखीं, लेकिन दिमाग पूरी तरह जाग गया था। मुझे सब बता दो, मैंने पति से कहा। आज किसी भी हालत में मनीष वाली रात का पूरा सच मुझे सुनना है। उन्होंने थकान और दर्द के बीच कहानी शुरू की। वही कहानी जो मैंने कभी जाननी ही नहीं चाही थी। उस रात जब मनीष घर से निकला, उसके हाथ में बैंक की पासबुक और कुछ कागज थे। उन्होंने कहा, वह गुस्से में था। बोला, पापा, छोटे वाले ने हमारे अकाउंट से पैसे निकाले हैं, महीनों से। मैं सब पकड़ चुका हूँ। मैंने अंदर से घुट कर कहा। और तुम उसके पीछे गए? हाँ, उन्होंने धीरे से कहा। मुझे डर था कि भाई भाई में हाथापाई ना हो जाए। दोनों नदी के पास वाले पहाड़ी रास्ते पर मिले। वहां जो हुआ वो मैं 25 साल से भूल नहीं पाया। उन्होंने रुककर गहरी सांस ली। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। कुछ बातें इंसान को खुद बाहर निकालनी पड़ती हैं। मनीष चिल्ला रहा था, तू चोर है, अपने माँ बाप का पैसा चुराता है। और जुलियान बोल रहा था, तुम्हें क्या, हमेशा तुम हीरो, हमेशा तुम अच्छे बेटे। अब मेरी बारी है। दर्द की वजह से मेरे शरीर में थरथराहट हो रही थी, लेकिन मैं सुनती रही। फिर अचानक जुलियान ने उसे धक्का दिया। साफ धक्का, पैर नहीं फिसला, न कोई गलती हुई, सीधा धक्का। इतना कहकर वो चुप हो गए। खाई की ठंडी हवा अब और भी ठंडी लगने लगी। मैंने सोचा, एक माँ कितनी अंधी हो सकती है। आंखों के सामने बेटा बदल जाता है और माँ यादों में पुराना बच्चा ही देखती रहती है। तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? मेरी आवाज में कड़वाहट थी, दर्द भी था। क्योंकि जब मैं जुलियान के पास पहुंचा, वो रो रहा था। मेरे पति फुसफुसाए, कह रहा था, पापा गलती से हुआ, मैं नहीं चाहता था। मैंने खुद को धोखा दिया। सोचा छोटा है, डर गया होगा, सुधर जाएगा। और मैं चुप रहा। मैंने हमारा ही खून हमसे छुपा लिया। मेरे अंदर जैसे कोई चीज टूट गई। मेरे लिए अब दो गुनहगार थे, एक जिसने धक्का दिया और एक जिसने सच छुपाया। पर उस समय हम बहस करने की हालत में नहीं थे, क्योंकि ऊपर कहीं दूर से आवाजें आ रही थीं। इधर है क्या कोई? टॉर्च इधर घूमा, नीचे खाई है। ये आवाजें शायद रेंजर्स की थीं, पुलिस की थीं, या पहाड़ी पर घूमने वाले किसी ग्रुप की। कुछ ही देर में ये आवाजें हमारे बेटे और बहू तक भी पहुंची होंगी, और वे अब बेचारे बचने वाले बनकर मदद मांग रहे होंगे। मैंने धीरे से कहा, एक काम करते हैं, अभी भी मरा हुआ ही बने रहते हैं। वो ऊपर सोचेंगे कि हम मर गए, तो वे खुलकर रोने धोने और झूठ बोलने लगेंगे। जितना वो बोलेंगे
उतना ही उनके खिलाफ सबूत बनेगा। मेरे पति ने धीरे से हाँ कहा। थोड़ी देर बाद हमें ऊपर से साफ आवाजें सुनाई देने लगीं। कहाँ गिरे थे आप लोग? किसी आदमी की सख्त आवाज थी। वो नीचे, बहुत गहरी खाई है। जुलियान ने रोने का नाटक किया। मेरे पापा मम्मी नीचे गिर गए। हमने बचाने की कोशिश की, हम भी गिर गए। बस भगवान की दया है कि हम दोनों जिंदा हैं। लोरीन की रोती हुई आवाज। आंटी अंकल बहुत अच्छे इंसान थे। हमें समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। उनका झूठ सुनकर मन किया कि तुरंत उठकर बोल दूं, नाटक बंद करो। लेकिन अगर मैं ऐसा करती तो वे उसी दिन किसी न किसी बहाने से हमें खत्म कर देते। थोड़ी देर में रस्सियों की आवाज, लोहे के हुक, टॉर्च की रोशनी, और फिर किसी ने हमारे पास आकर कहा, 2 लोग नीचे पड़े हैं, शायद दोनों गए। किसी के हाथ ने मेरी गर्दन पर नब्ज टटोली। मेरे होंठों के पास उसकी सांस महसूस हुई। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर उसकी आवाज, ये वाली अभी बहुत हल्की सांस ले रही है, शायद चल जाए। दूसरा भी जिंदा है पर हालत बहुत खराब। मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर स्ट्रेचर पर उठाया जा रहा है। बाह में इंजेक्शन लगा, मुंह पर ऑक्सीजन मास्क आया। मैं फिर भी बेहोश होने का नाटक करती रही। रास्ते भर हेलीकॉप्टर हो या एम्बुलेंस, मुझे बस 2 आवाजें याद हैं, एक मशीनों की बीप और दूसरी मेरे अंदर की आवाज। अब भी खेल खत्म नहीं हुआ है, असली लड़ाई तो अस्पताल में होगी। सरकारी हॉस्पिटल पहुंचे तो हंगामा मच गया। डॉक्टर भाग रहे थे, नर्सें दवाएं ला रही थीं। मुझे इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। पट्टियां, टांके, एक्सरे, सब चलता रहा। मैं बीच बीच में सच में भी बेहोश हो जाती थी। फिर होश आता तो तुरंत याद कर लेती। अभी भी सोती हुई दिखना है। किसी वक्त एक नर्स मेरी धड़कन देख रही थी। उसने धीरे से डॉक्टर से कहा, सर, ये पेशेंट की नब्ज थोड़ी स्ट्रांग लग रही है। इतनी लगभग मरती हुई नहीं है जितना बाहर बोला गया है। डॉक्टर ने धीमे से जवाब दिया, ट्रॉमा केस है, शरीर कई बार अजीब तरीके से रिएक्ट करता है। फिलहाल इसे ऑब्जर्व पर रखें। नर्स शांत हो गई, पर उसके कदम भारी लग रहे थे, जैसे कुछ सोच रही हो। कुछ घंटों बाद बाहर से जानी पहचानी आवाजें फिर सुनाई दी। डॉक्टर साहब, मैं उनका बेटा हूँ, मैं देख सकता हूँ। मैं बहू हूँ, मुझे एक बार मिलने दीजिए, शायद आखिरी बार हो। मैं समझ गई, दोनों आ गए हैं। डॉक्टर ने शायद थोड़ी देर की इजाजत दे दी। धीरे धीरे 2 जोड़ी कदम कमरे में आए, मेरे बिस्तर के दोनों तरफ रुक गए। जुलियान ने मेरा हाथ पकड़ा। अंदर से मेरा मन चीखा, पर शरीर बिल्कुल शांत रहा। माँ, उसने बहुत ही मीठी, टूटती हुई आवाज में कहा, अगर आप सुन पा रही हैं तो जानिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, हमें माफ कर दीजिए। उसके शब्द शहद जैसे थे, पर जहर से भरे हुए। फिर लोरीन की आवाज आई, मम्मी जी, आप तो हमेशा कहती थीं कि परिवार साथ रहे। देखिए, हम आपके साथ हैं आखिरी तक। लेकिन फिर जुलियान थोड़ा और झुका। उसकी सांस मेरे कान के बहुत पास थी, और उसने इतनी धीमी आवाज में कहा कि शायद उसे लगा कोई और नहीं सुन पाएगा, उम्मीद है अब समझ आ गया होगा माँ। पैसा और सवाल दोनों कम ही पूछने चाहिए थे। कुछ बातें दबी रहें तो बेहतर होता है, जैसे मनीष वाली बात। उसने मेरे मृत बेटे का नाम लिया। इतने सालों बाद पहली बार इस तरह। उस पल मुझे लगा जैसे खून जम गया हो। पर मेरे कमरे में हम 3 नहीं थे, एक और गवाह थी, वही नर्स जो मेरी मशीन देख रही थी। उसके बैज पर नाम लिखा था, कविता। मैंने आंखें बंद रखीं, पर उसकी सांस की हलचल से महसूस हो रहा था कि वह भी यह सब सुन रही है। लोरीन घबराई हुई आवाज में बोली, तुमने मनीष का नाम क्यों लिया? जुलियान शायद थोड़ा संभल गया। कुछ नहीं, माँ हमेशा पूछती थी ना, उस रात के बारे में। अब कोई मतलब नहीं, बस आदत से नाम निकल गया। लेकिन बात निकल चुकी थी। कुछ सेकंड बाद डॉक्टर ने उन्हें बाहर भेज दिया। दरवाजा बंद हुआ, कमरा थोड़ा शांत हुआ। फिर नर्स कविता मेरे पलंग के पास आई। उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, मां जी, अगर आप सच में कुछ सुन रही हैं
तो बस अपनी उंगली थोड़ा सा हिला दीजिए। मैंने सोचा अब या तो भरोसा करूं या हमेशा के लिए चुप रहूं। मैंने अपने दाहिने हाथ की उंगली में जान जमा की और बहुत मामूली सा हल्का इशारा किया। कविता की सांस अटक गई। वो फुसफुसाई, आप सुन रही हैं? है ना? मैंने फिर हल्का सा इशारा किया। अगर वो दोनों आपके लिए खतरनाक हैं तो उंगली 3 बार हिलाइए, उसने कहा। मैंने अपनी पूरी ताकत जोड़कर 3 बार उंगली हिलाई। धीरे धीरे लेकिन साफ। अब बारी कविता की थी। वो थोड़ी दूर गई, कुछ कागजों पर लिखने का नाटक करने लगी। फिर डॉक्टर के पास गई। दोनों धीमी आवाज में बात करने लगे। थोड़ी देर बाद 2 और कदम कमरे में आए। भारी सधे हुए कदम। किसी ने बहुत शांत ठोस आवाज में कहा, मां जी, मैं इंस्पेक्टर शर्मा हूं। नर्स ने बताया, आप होश में हैं और खतरे में भी। अगर आप बात कर सकती हैं तो बस आंखें थोड़ा खोलिए। मैं अब और नहीं रुकी। मेरी पलकों पर जैसे एक बड़ा पत्थर रखा हो, पर मैंने धीरे धीरे उसे उठाया। लाइट छुभी, चेहरे धुंधले दिखे, फिर धीरे धीरे साफ होने लगे। एक उम्रदराज डॉक्टर, नर्स कविता और खाकी वर्दी में इंस्पेक्टर शर्मा। इंस्पेक्टर ने मेरी तरफ झुककर कहा, अब आप अकेली नहीं हैं। जो भी हुआ आपको बताना होगा। हम रिकॉर्ड करेंगे, पर पहले एक बात समझ लीजिए। आपके बच्चे बाहर बैठे हैं। जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि आप सच बता रही हैं, वो सबूत मिटाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा। मैंने ऑक्सीजन मास्क के नीचे से धीमी आवाज में कहा, वो लोग हादसा नहीं, कत्ल करने आए थे। इंस्पेक्टर ने नर्स को इशारा किया। रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। मेरी कहानी दोबारा शुरू हुई, लेकिन इस बार सच छुपाने के लिए नहीं, सच बचाने के लिए। मैंने खाई, धक्का, पुरानी रात, बैंक के पैसे, पावर ऑफ अटॉर्नी, पहाड़ की प्लानिंग, सब कुछ बताया। सब कुछ जो मैं जानती थी। और फिर अपने पति के मोबाइल के बारे में बताया। इंस्पेक्टर ने तुरंत दूसरे वार्ड में जाकर मेरे पति से मोबाइल लिया। टेक्नीशियन बुलाए गए। मोबाइल से रिकॉर्डिंग निकाली गई, जिसमें हमारी कार की बातें थीं, पहाड़ पर उनके डायलॉग थे और खाई में गिरने से ठीक पहले की आवाजें भी। टेक्नीशियन ने सुनते सुनते सीधा जजमेंट दिया, साहब, ये तो पूरा केस बन गया। इसमें साफ साफ प्लानिंग की बात कर रहे हैं, बूढ़ों को बोझ समझ रहे हैं, पैसों की बात कर रहे हैं। इंस्पेक्टर शर्मा ने गहरी सांस ली। ठीक है, उन्होंने कहा, अब अगला कदम सबसे मुश्किल है। बाहर वही बेटा बैठा है जिसे आपने बचपन में गोद में खिलाया था, और आज उसी को हथकड़ी लगती आप देखेंगी। मैंने आंखें बंद कर लीं, क्योंकि सच यह था, मैं यह सब देखना चाहती भी थी और नहीं भी। इंस्पेक्टर ने मेरा हाथ हल्के से दबाया। तैयार रहे, अगला हिस्सा कोर्ट में होगा और वहां आपको अपने ही बेटे की आंखों में देखकर सच बोलना होगा। यहीं से हमारी असली लड़ाई शुरू हुई। कानून, अदालत, गवाही और अपने ही खून के खिलाफ खड़े होने की ताकत। पर उस लड़ाई का क्या हुआ? कैसे हमने अपने पोते पोतियों को इस अंधेरे से बाहर निकाला और कैसे हमारे बेटे और बहू की सजा तय हुई? यह सब आप अगले हिस्से में सुनेंगे, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। खाई में सच बोलने का फैसला करना आसान था, पर अदालत तक पहुंचना सबसे मुश्किल हिस्सा था। अस्पताल में हमने हफ्तों इलाज करवाया। मेरे हाथ में प्लेटें डाली गईं, पति के पैर में रॉड, सांसें ठीक करने के लिए दवाएं चलती रहीं, पर शरीर से ज्यादा हमारा मन टूटा हुआ था। पर एक बात हमें हर दिन जिंदा रखती थी, हमारे पास सबूत था और हम हारने वाले नहीं थे। इसी बीच पुलिस ने जब जुलियान और लोरीन को गिरफ्तार किया, दोनों ने अलग अलग कहानी गढ़ना शुरू कर दी। लोरीन चिल्ला रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, सब जुलियान ने किया। और जुलियान कह रहा था, मैं तो सिर्फ माँ बाप को बचाने की कोशिश कर रहा था। लोरीन ने खाई के पास जाने का प्लान बनाया था। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम डाल रहे थे। दोनों अपने पाप से बचना चाहते थे, पर उनके संवाद ही उनके खिलाफ सबूत बनते जा रहे थे। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद हमारी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। घर लौटने पर हर चीज अजनबी लग रही थी। हमारे पुराने कमरे, रसोई, आंगन
सब पर मौत की परछाई जैसे अब भी खड़ी थी। घर वैसे ही था जैसे हम छोड़ कर गए थे, पर हम वैसा नहीं बचे थे। हमारी पहली चिंता यह थी, अब आगे क्या होगा। पोते पोतियां सोशल सर्विस के पास थे। नन्हे नन्हे बच्चों की आंखों में डर था। वे बार बार पूछते, दादी पापा मम्मी कहाँ हैं, क्यों नहीं आते। हम चुप हो जाते, क्योंकि बच्चों को सच बताना आसान नहीं होता। सच उनके दिल फाड़ देता। कुछ दिनों बाद हमारा केस कोर्ट में पहुंचा। पहली तारीख को ही कोर्ट हॉल में बैठते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे। इतने सालों तक हमने अपने बेटे को गले लगाया और आज उसी के खिलाफ खड़े थे। जब पुलिस उसे हथकड़ियों में लाई, उसने हमारी तरफ देखा। एक पल को लगा कि शायद उसे पछतावा है, शायद उसके मन में कुछ बचा है, पर उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था, नफरत और डर कि उसका सच दुनिया जान जाएगी। जज ने केस शुरू किया। सबसे पहले पुलिस ने रिकॉर्डिंग सुनाई। खाई में गिरने से पहले की आवाजें, लोरीन का बस एक कदम पीछे हट जाइए, जुलियान की आज ही काम खत्म कर देते हैं, बुजुर्ग हैं, संभाल नहीं पाएंगे, और फिर गिरने की चीखें। पूरा कोर्ट हॉल मौन हो गया। जज भी लंबे समय तक चुप रहे। फिर मेरी गवाही की बारी आई। मैं डरी हुई थी, पर भीतर कहीं हिम्मत भी थी। मैंने हाथ जोड़कर जज से कहा, साहब, हम माता पिता हैं, हम दुश्मनी नहीं पालते, पर धोखे का दर्द सबसे बड़ा होता है। हमारे बेटे ने हमारे भरोसे को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। मैंने मनीष की मौत का सच बताया, पावर ऑफ अटॉर्नी का दबाव बताया, पहाड़ की योजना बताई, खाई में गिरते वक्त सुनी बातें बताई, और आखिर में कहा, जज साहब, मैंने अपने बेटे को खोया है 2 बार। पहली बार जब उसने अपने भाई को मारा, और दूसरी बार जब उसने हमें मारने की कोशिश की। अब मेरी बस यही प्रार्थना है, इंसाफ हो, ताकि कोई बुजुर्ग माँ बाप ऐसा दर्द न झेले। कोर्ट हॉल में शांति छा गई। कई लोग अपनी आंखें पोंछ रहे थे। मेरे बाद मेरे पति ने भी गवाही दी। उनकी आवाज भारी थी, पर हर शब्द सच्चा था। मैंने 25 साल पहले गलती की थी। मैंने सच दबाया, पर अब मैं नहीं छुपाऊंगा। मेरा बेटा गुनहगार है और मैं चाहता हूं कि उसे उसके अपराध की सजा मिले। तीसरे दिन फैसला आया। जज ने कहा, यह सिर्फ हत्या का प्रयास नहीं है, यह बुजुर्गों के प्रति आर्थिक धोखे, भावनात्मक अत्याचार और पारिवारिक विश्वासघात का संगीन मामला है। अदालत आरोपी जुलियान और लोरीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। इन्हें किसी भी परिस्थिति में पैरोल नहीं मिलेगी। मेरे दिल में कुछ टूट भी रहा था और कुछ हल्का भी हो रहा था। टूट इसलिए रहा था क्योंकि चाहे वह कितना भी बदल गया हो, वह मेरा बच्चा था। हल्का इसलिए हो रहा था क्योंकि आखिरकार मनीष को न्याय मिला। सबूत जमा होने के बाद कोर्ट ने एक और आदेश दिया, पोते पोतियां दादा दादी की देखरेख में रहेंगे क्योंकि वे निर्दोष हैं। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि भले ही हम टूटी हुई आत्माएं थे, पर हम बच्चों को नया जीवन दे सकते थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। हमने घर को फिर से थोड़ा थोड़ा सजाया। छोटे छोटे कदमों से अपनी जिंदगी में रोशनी वापस लाने लगे। पोते पोतियां अब हमारे कमरे में सोते हैं, रात को कहानियां सुनते हैं। मनीष की कहानियां, उसकी अच्छाई, उसका सपना, उसकी मेहनत, ताकि आने वाली पीढ़ी को यह पता रहे कि परिवार में सिर्फ अंधेरा नहीं था, बहुत रोशनी भी थी। कभी कभी बच्चे पूछते, दादी पापा और मम्मी कब आएंगे। मैं उनके सिर पर हाथ फेरती हूँ और बस इतना कहती हूँ, जब इंसान गलती करता है तो उसकी सजा भी होती है, पर तुम दोनों गलती नहीं हो, तुम हमारे लिए भगवान की देन हो। और यही सच था। मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर दिन जब मैं बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, घर में पूजा करती हूँ या बगीचे में तुलसी को पानी देती हूँ, मुझे याद आता है कि जिंदगी कितनी बहुमूल्य है, और यह भी कि बच्चे सिर्फ जन्म से अपने नहीं होते। कभी कभी बच्चे अपनी सोच से भी दूर हो जाते हैं, और माता पिता का असली कर्तव्य है सत्य के साथ खड़ा रहना, चाहे दर्द कितना भी क्यों ना हो। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखें, कभी भी अपने पैसे, संपत्ति और दस्तावेजों पर अंधा भरोसा मत कीजिए। प्यार अलग है
और सुरक्षा अलग। परिवार को संभालते संभालते खुद को मत खोइए। अगर आप ऐसी सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानियां सुनते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आप कहां से सुन रहे थे। आपके एक एक कमेंट से हम समझते हैं कि हमारी कहानियां आप तक पहुंच रही हैं और शायद किसी की जिंदगी बचा भी रही है।